नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आज हम आओ पढ़ें चैनल पर हिंदी कक्षा 10 गद्य खंड का जो प्रथम अध्याय है जिसका क्रमांक 10 है, नेताजी का चश्मा अध्याय के बारे में विमर्श करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में काव्य खंड के अध्याय थे। अब गद्य खंड का जो पहला पाठ है नेताजी का चश्मा, इसके बारे में हम अध्ययन अध्यापन करेंगे। यह स्वयं प्रकाश के द्वारा लिखित एक रचना है जो आप लोगों के अभी जो सैंपल पेपर आप लोगों ने देखे होंगे, हम आप लोगों से जो सैंपल पेपर डिस्कस करेंगे उसके अंदर हर एक अध्याय का गहन अध्ययन अति आवश्यक है। 80 मार्क्स में से 40 नंबर आपको एमसीक्यू विकल्प देकर के पूछे जाएंगे। ऐसे तो सुनने में देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि विकल्प होंगे और एक विकल्प राइट करना होगा, सही करना होगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, विकल्प का मतलब है या जिंदा रहना या मरना, या एकदम राइट या एकदम गलत। इसलिए हर एक अध्याय के बारे में आप गहन अध्ययन कर लें, इतना गहन अध्ययन कि 4 विकल्प देख करके सही विकल्प का आप निर्णय ले सकें। उसके लिए आप सैंपल पेपर पर किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, कैसे प्रश्नों की अपनी तैयारी करें, उसका एक अलग वीडियो देख करके आप लोगों के पास में जानकारी पहुंचाई जाएगी। हमने आपको पहले से ही वादा किया है कि आओ पढ़े चैनल पर आपको परीक्षा संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी क्रमबद्ध तरीके से। परीक्षा से पहले आप लोगों को वो टिप्स भी बताई जाएगी कि आप 80 में से 80 नंबर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले आज का जो मुख्य विषय है वो कक्षा 10 पाठ 10 नेताजी का चश्मा गद्य खंड है। वो चैप्टर 10 से शुरू होते हैं। जो गद्य खंड का पहला चैप्टर है क्रम संख्या 10 पर नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश जी की एक रचना है, उसके बारे में हम विमर्श कर रहे हैं। सबसे पहले कवि परिचय, जो लेखक परिचय होता है उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी। स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय। स्वयं प्रकाश जी एक प्रसिद्ध कहानीकार है। ये गद्य की एक विधा है कहानी, जिसके अंदर स्वयं प्रकाश जी पारंगत थे। इनका जन्म 1947 ईस्वी में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात इन्होंने अनेक औद्योगिक संस्थानों और प्रतिष्ठानों में सेवा का कार्य किया और अपनी सेवानिवृत्ति के बाद मध्य प्रदेश भोपाल में रहकर वसुधा पत्रिका है, जो हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका है, इसका संपादन कार्य प्रारंभ किया और वर्तमान में आज भी कार्य कर रहे हैं। इनके श्रेष्ठ काव्यों के लिए इनको पहल सम्मान, वनमाली पुरस्कार और राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है। स्वयं प्रकाश जी हिंदी साहित्य के अंदर इनका भी विशेष योगदान है। इनकी मुख्य रचनाएं, अब तक इन्होंने 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं इनके। उनमें से प्रमुख कहानी संग्रह है सूरज कब निकलेगा, संधान, आएंगे अच्छे दिन और आदमी जात का आदमी। ये इनके सुप्रतिष्ठित सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है। और भी इन्होंने उपन्यास लिखे हैं, ईंधन, बीच में विनय आदि। अब इनकी भाषा शैली के बारे में थोड़ी चर्चा करें। यह आप लोगों से इसलिए पूछा जा रहा है कि कुछ भी अध्याय से संबंधित या कवि परिचय से संबंधित जो भी प्रश्न आए उसको आप सरल तरीके से कर सकें। इसके लिए कवि या लेखक की संक्षिप्त जानकारी आपको दी जा रही है। भाषा शैली, स्वयं प्रकाश जी ने अपने कहानियों में जो मध्यम वर्गीय लोगों का जो जीवन है
उनकी अद्भुत कहानी झांकी प्रस्तुत की है, उनके बारे में उन्होंने समग्र जानकारी दी है। नेताजी का चश्मा, जो कि सुभाष चंद्र बोस के प्रति जो उनका जन सामान्य और लेखक का जो श्रद्धा और प्रेम है, उसका सजीव चित्रण किया है। इनकी भाषा सहज, सरल और सुबोध है, जिसमें तत्सम शब्दों का, तद्भव शब्दों का और देशज शब्दों का, विदेशी शब्द, देशज शब्द, इन सब का प्रयोग करके, अनुप्रयोग करके इन्होंने रचना लिखी है नेताजी का चश्मा। इस अध्याय का सार इस रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। नेताजी का चश्मा अध्याय का सार इस रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। सबसे पहले कहानीकार ने स्वयं प्रकाश जी ने बताया है कि सीमाओं से घिरे किसी भी भूभाग को देश नहीं कहा जा सकता। देश उसमें रहने वाले नागरिकों, पशु पक्षियों, नदियों, पहाड़ों और संपूर्ण वनस्पति के योग से बनता है। इन सब से प्रेम करना और इन सब की समृद्धि और उन्नति के लिए प्रयास करना ही देशभक्ति है। जो देश की रचना होती है वो इनके साथ ही होती है। नेताजी का चश्मा जो शीर्षक है वो कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों द्वारा देश के निर्माण में अपने तरीके से योगदान करने के बारे में उस विचारधारा को प्रकट करती है। देश की सेवा, देशभक्ति, हम सीमा पर जाकर के बंदूक लेकर के दुश्मनों पर आक्रमण करें, इसके अलावा भी अन्य साधन होते हैं जिसके द्वारा हम अपनी देशभक्ति प्रकट कर सकते हैं। उसका एक छोटा सा नमूना एक इस अध्याय में बताया गया है कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से। हालदार साहब, इस पूरी की पूरी कहानी में एक हालदार साहब करके चरित्र हैं जो कि कंपनी के काम से एक कस्बे से गुजरते थे। हालदार साहब नाम का एक पात्र हैं जो कि कंपनी के काम से एक कस्बे से गुजरते थे। वहां पर एक पान की दुकान थी जहां पर रुकना और पान खाना उनका नित्य नैमित्तिक काम था। रोजाना का ये एक क्रम था। कस्बे के बाजार में मुख्य चौराहे पर पान की दुकान भी थी चौराहे के पास, और उस चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की एक कमर तक की 2 फीट की मूर्ति भी लगी हुई थी। अब आप यहाँ पर देखें, जब हालदार साहब उस कस्बे से निकलते थे तो उस कस्बे में जो मुख्य चौराहा है उसके पास में एक पान की दुकान थी। हालदार साहब पान खाने के लिए वहां रुकते थे। जब पान खाने के लिए रुकते हैं, कुछ समय वहां लगता है तो आसपास देखते थे तो मुख्य चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा लगी हुई थी। कितने फीट की थी? वो 2 फीट की थी और मुख्य चौराहे पर लगी हुई थी। मूर्ति अत्यधिक सुंदर थी, परंतु नेताजी की आंखों पर चश्मा संगमरमर का नहीं था। वो चश्मा एकदम वो जो संगमरमर का बना मूर्ति के साथ में होता है वह नहीं था। चश्मा तो लगा हुआ था लेकिन सचमुच का लगा हुआ था। चश्मे का काला चौड़ा फ्रेम मूर्ति की आंखों पर लगा दिया गया। जैसे होता ना, मूर्ति पहले बना दी और जैसे मैंने चश्मा पहन रखा हुआ है वैसा का वैसा कोई एक चौड़े फ्रेम का चश्मा सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को भी लगा दिया। अब हालदार साहब जब दूसरी बार कंपनी के काम से उसी क्रम से गुजरे तो मूर्ति को देख करके बड़े आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा कि मूर्ति तो है वो संगमरमर की बनी हुई है, लेकिन इसका चश्मा आज बदला हुआ है। ये रोज कैसे बदल जाता है? जब उन्होंने काले मोटे चौकोर फ्रेम के स्थान पर तार के फ्रेम का गोल चश्मा, जैसे गांधी जी जो चश्मा पहनते थे ना, तार होते बिल्कुल पतले, तो फ्रेम बदल गया। चौड़ा फ्रेम था उसकी जगह तार का फ्रेम, बिल्कुल पतला फ्रेम है, वो मूर्ति पर लगा हुआ देखा। फिर
ये क्रम चलता गया, बार बार चश्मा बदला होने पर उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने बड़ा आश्चर्य होता था, मन में बड़ा कौतूहल होता था कि मूर्ति है वो चश्मा कैसे बदलती है। फिर उन्होंने पान वाले से, जब पान खाने के लिए वहां पर रुकते थे तो पान वाले से उसका कारण पूछा, तो पान वाले ने बताया कि कैप्टन नाम का एक चश्मे वाला है, वह ये काम करता है। जब कोई ग्राहक नेताजी जैसा चश्मा मांगता है तो वह नेताजी का चश्मा उतार देता है और नेताजी की मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता है। मतलब वहां एक, देखो आप पात्र कितने हुए, हवलदार साहब हो गए, कंपनी के काम से उस कस्बे से निकलते थे। पान वाले का हो गया, प्रश्न पूछा गया है पान वाले के बारे में। पान वाले का एक ऐसा रेखा चित्र है शब्दों के माध्यम से जिसमें बताया है बार बार पान खाना, काला शरीर और उसके लाल लाल दांत, लाल और काले दांत हो गए थे। हर बात पर वो पान का पीक थूकता था और बोलता था, और उसकी तोंद इतनी थी कि वो जब भी वो बोलता था या हंसता था तो उसकी तोंद हिलती थी। इस अध्याय में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। पान वाले ने बता दिया कि कैप्टन नाम का एक है चश्मे वाला, चश्मा बेचता है। वो क्या करता है, उसमें इतनी देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी है कि सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति है वो बिना चश्मे के उसको अखरती है। उसके मन को अच्छा नहीं लगता उस मूर्ति को देख करके। अरे यही तो देशभक्ति की भावना है, क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान की भावना है, जो कि स्वयं प्रकाश जी इस अध्याय के माध्यम से हम सबको सिखाना चाह रहे हैं कि कैप्टन चश्मे वाला अपाहिज होते हुए भी उसमें देशभक्ति की भावना इतनी कूट कूट के भरी है कि वो चश्मा वहां पर नेताजी की मूर्ति पर लगा देता था। उधर से कोई व्यक्ति गुजरा तो वो देखता था कि ये चश्मे का फ्रेम अच्छा है, तो वो कैप्टन चश्मे वाले से वो फ्रेम मांगता और कैप्टन चश्मे वाला दूसरा वहां लगा देता था। और हवलदार साहब कंपनी के काम से फिर वापस वो उधर से निकले थे। फिर उन्होंने किसी अन्य दिन पान वाले से कहा कि उसका नाम कैप्टन कैसे है, कैप्टन चश्मे वाला है तो नाम कैप्टन है, तो कहा कि कैप्टन है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का साथी है क्या, या फिर आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है क्या। पान वाले से उन्होंने जिज्ञासा प्रकट की कि उस चश्मे वाले को जो चश्मा बेचता है उसको कैप्टन कहते हैं। कैप्टन क्यों कहते हैं कि वो कोई आजाद हिंद फौज है, उसकी जो सेना का कोई भूतपूर्व कोई सिपाही है वो रहा हो या नेताजी के साथ में रहा हुआ हो, किस कारण से उसको कैप्टन कहते हैं। तब पान वाला मुस्कुरा करके बोला कि नहीं साहब, वह लंगड़ा फौज में कैसे जाएगा। मतलब वो अपाहिज था तो वो लंगड़ा फौज में कैसे जाएगा, वह तो पागल है। अब देखो आप पान वाले की सोच देखो कि जो देशभक्ति की भावना व्यक्त कर रहा है, देशभक्ति से ओतप्रोत है, उसको क्या कह रहे हैं कि देखो आप कितने हल्के शब्दों का प्रयोग किया कि वो पागल है, वो पगलाया हुआ है, जबकि उसकी सोच कितनी सर्वश्रेष्ठ है कि वो क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति आदर भाव रखता है। उसने कैप्टन की ओर संकेत किया जो उस तरफ आ ही रहा था। हवलदार साहब ने पान वाले से पूछा तो पान वाले ने कहा नहीं साहब, वो तो लंगड़ा है, वो क्या जाएगा फौज में, वो देखो सामने से आ ही रहा है। तो ये बात जो हवलदार साहब है उसके दिमाग में कौंध गई कि एक देशभक्त का इतना बड़ा मजाक उठाया जाना हवलदार साहब को अच्छा नहीं लगा। हवलदार साहब को क्यों, मैं आपके सामने ये बात बता रहा हूं तो हम सबको भी अच्छा नहीं लगा हुआ है। उन्होंने देखा कि कैप्टन एक बूढ़ा और मर्याद सा आदमी है, सिर पर गांधी टोपी धारण किए हुए और आंखों पर काला चश्मा लगाया हुआ है। उसके एक हाथ में छोटी सी संदूक होती है ना, जिसके अंदर चश्मे के जो फ्रेम लगे हुए हैं। पहले के समय के अंदर, अब तो बड़ी बड़ी दुकानें होगी जिसके अंदर पूरे के पूरे फ्रेम होते हैं। पहले एक जगह से दूसरी जगह घूम करके देना होता था, तो संदूकची होते हैं। जिस तरह से ज्वेलरी होती है ना, वो किसी संदूक के अंदर रखी जाती है, वैसे फ्रेम रख करके एक जगह से दूसरी जगह घूम करके लोगों को नाप के अपने
आंखों पर जो फिट आए वो फ्रेम देते थे। तो वो संदूकची लिए हुए, वो धारण किए हुए मरियल सा व्यक्ति था। उसके एक हाथ में संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस था जिस पर बहुत से चश्मे लगे हुए थे। उस बांस को हम डिस्प्ले बोर्ड भी कह सकते हैं, जिसके अंदर कुछ फ्रेम लगे हुए थे। वह फेरी लगाकर चश्मे बेचता था। पहले ही आपको बताया हुआ है, एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम करके, एक हाथ में उसके संदूक थी जिसके अंदर चश्मे के फ्रेम रखे हुए थे, और दूसरे हाथ के अंदर बांस था जिसमें भी फ्रेम लगे हुए थे। 2 साल तक जब भी हालदार साहब वहां से गुजरे, उन्होंने नेताजी के चश्मे को बदला हुआ पाया। ये उनका एक क्रम हो गया कि पान वाले के यहाँ पर वो रुकेंगे, नेताजी की मूर्ति को देखेंगे, और वहां पर एक मन के अंदर उनका दृढ़ विश्वास था कि चश्मा तो बदला हुआ ही मिलेगा, और वास्तविकता यही थी। आप लोगों के प्रश्न भी पूछा गया है, और हर परीक्षा के अंदर इस अध्याय में से निश्चित रूप से पूछा जाता है। 2-3 प्रकार के प्रश्न हैं कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कैसे बदल जाता था, पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए, इस प्रकार का। वो चश्मा बदलने का क्रम जारी रहा 2 साल तक। हालदार साहब किसी अन्य दिन कंपनी के काम से वापस उसी चौराहे से होकर के गुजरे, तो देख करके उनको आश्चर्य हुआ कि नेताजी की मूर्ति नेताजी की मूर्ति की आंखों पर कोई चश्मा नहीं था। 2 साल तक तो ये क्रम चलता रहा। एक किसी अन्य दिन वो वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि नेताजी की मूर्ति चश्मे के बिना है। बाकी तो उनकी आदि थी, आंखें हैं, इस चीज की आदि थी कि मूर्ति पर प्रतिदिन नया चश्मा देखते थे। उस दिन बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या बात हो गई, आज नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं है। पान की दुकान और अन्य दुकानें भी बंद थी। बाद में पान वाले से पूछने पर पता चला कि कैप्टन की मृत्यु हो गई है। इस घटना के 15 दिन बाद हालदार साहब जीप लेकर के उधर से गुजरे। उन्होंने अपने ड्राइवर से भी कहा कि जीप को चौराहे पर मत रोकना, आज पान नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि हालदार साहब भी एक देशभक्त थे। उनको मालूम था कि कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु हो गई है, अब मूर्ति पर चश्मा बदलने वाला कोई नहीं रहेगा। बिना चश्मे के जो मूर्ति है वो हालदार साहब को भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए उन्होंने अपने जीप के ड्राइवर से कहा, गाड़ी के ड्राइवर से कहा कि चौराहे पर पान के लिए गाड़ी रोकना मत। ये उन्होंने पहले से ही ड्राइवर को बता रखा था। वह बिना चश्मे के नेताजी को देखना ही नहीं चाहते थे, ऐसा उन्होंने मन में दृढ़ विचार कर लिया। परंतु चौराहे पर पहुंचते ही उन्होंने ड्राइवर को जोर से कहा, गाड़ी रोको। उनके आश्चर्यचकित हो गए थे कि उन्होंने ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहा, और जीप के रुकते ही कूदकर तेज कदमों से मूर्ति के सामने पहुंच गए। अटेंशन में खड़े हो गए, सावधान की मुद्रा में नतमस्तक हो गए मूर्ति के सामने जाकर। मूर्ति की आंखों पर किसी ने सरकंडे से बना हुआ चश्मा लगा दिया। सरकंडे का मतलब होता है छोटे छोटे जो तिनके होते हैं, उनको चश्मे जैसा, बच्चे खेल खेल के अंदर तिनकों से खेलते ना, अपन इस रूप में सोच सकते हैं कि जैसे झाड़ू के तिनके होते हैं, वैसे वो सरकंडे का चश्मा किसी ने उस मूर्ति पर लगा दिया था। यह देखकर भावुकता के कारण उनकी आंखें नम हो गई कि देखो आप, कैप्टन चश्मे वाले के अलावा भी ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने खेल खेल में भी देशभक्ति का परिचय दे दिया और मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा दिया। अब उनको इस बात की एक निश्चिंता हो गई कि कैप्टन चश्मे वाले में जो देशभक्ति थी, वो देशभक्ति अन्य लोगों में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि मूर्ति पर जो सरकंडे का चश्मा किन्होंने लगाया था? बच्चों ने लगाया था, खेल खेल के अंदर लगा दिया। लेकिन बच्चों का खेल खेल में ऐसा करना, हालदार साहब की आंखें ये दृश्य देख करके, इस घटना को जान करके नम हो गई। इस प्रकार से हर चौराहे पर
किसी बाग बगीचे में जो स्वतंत्रता सेनानी, जो देशभक्त होते हैं, उनकी मूर्तियों पर जो भी होते हैं उनके प्रति हम सबको सम्मान की भावना रखनी चाहिए। उनकी साफ सफाई का भी उनका जो दिवस आता है, इसके अलावा भी हमारा कर्तव्य है कि हम उनका ध्यान रखें और वो जिन पात्र की, जिस चरित्र की वो मूर्ति है, उनसे हम देशभक्ति की प्रेरणा लें। निश्चित रूप से आपको ये चैप्टर है, इसका सार आप लोगों को आसानी से समझ में आया होगा। आप लोग हमारे को इसी तरह से लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और अपना सहयोग बनाए रखें। इस अध्याय के जो प्रश्नोत्तर हैं, इस अध्याय के पाठ का सार प्रश्नोत्तर हैं, वो नीचे हमारे इस चैनल पर दिए गए लिंक पर क्लिक करने से आप लोगों को आसानी से उपलब्ध होते रहेंगे। आओ पढ़ें चैनल के माध्यम से आप पढ़ते रहें। आपकी संपूर्ण जिज्ञासा आगे आने वाले वीडियो में परीक्षा से पहले किस प्रकार से हम 80 में से 80 नंबर लाएं, अच्छे नंबर लाएं, उनकी ट्रिक भी आपको बताई जाएगी। अगले वीडियो के अंदर जो संशोधित पाठ्यक्रम है उसकी भी चर्चा की जाएगी। आओ पढ़े चैनल के माध्यम से पढ़ते रहें और सहयोग बनाते रहें।